हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन। और पूरे डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते चलते हैं। मेरी वॉइस थोड़ी आज आपको अलग लग रही होगी, मेरे गला बैठा हुआ। थोड़ा कोऑपरेट करना, इससे आगे हम बढ़ते हैं। और जो टॉपिक है ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कमेटी थी, वो कमेटी कितनी कमेटियाँ थी और कौन कौन सी कमेटी थी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कमेटीज में, वही कमेटी पढ़ाऊंगा। देखो टोटल कमेटीज जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 थी, 22 कमेटी। इसमें से जो 8 कमेटी थी वो मेजर कमेटी या बिग कमेटी कह सकते हैं, मुख्य मुख्य कमेटी कह सकते हैं। और जो 14 कमेटीज हैं वो स्मॉल कमेटीज हुआ करती थी, छोटी कमेटियां हुआ करती। तो यहाँ पर मैं जो 8 बड़ी कमेटियां, मेजर कमेटियां, वो मैं आपको सारी पढ़ा दूंगा, सारी लिखवा दूंगा। लेकिन जो स्मॉल कमेटीज है या जो माइनर कमेटीज है 14, उसको मैं आपको सारी नहीं लिखवाऊंगा। जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, सिर्फ मैं उतना आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा थी उसमें समितियों की बात हम करते हैं। ठीक है, लिखना टोटल 22 कमेटी, टोटल 22 कमेटीज वर फॉर्म्ड, 22 कमेटीज वर फॉर्म्ड। मैं करता हूँ स्टार्ट, लिखवाना है ना, स्टार्ट करते हैं। टोटल 22 कमेटीज वर फॉर्म्ड, वर फॉर्म्ड। कमेटीज का मतलब क्या होता है? जो कमेटीज का मतलब होता है, उसका मतलब होता है जो समिति होती है, समिति का मतलब होता है कमेटीज का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक लोग है, लोगों का क्या बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, जिसको अलग अलग काम दिए गए थे। ठीक है? तो यहाँ पर लिखवा देता हूँ 22 कमेटीज में से 8 तो बड़ी कमेटीज हैं, बिग या मेजर कमेटी, और 14 माइनर कमेटी। 14 कौन सी कमेटी? माइनर कमेटीज। चलो, अब एक हेडिंग डाल देंगे बिग कमेटी, बिग कमेटी। बड़ी कमेटी कौन कौन सी, उनकी बात कर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं ना। कौन कौन सी बड़ी कमेटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी बिग कमेटीज है हमारे यहाँ। पहली कमेटी लिखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी।
जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके चेयरमैन कौन है भाई? इनके चेयरमैन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके है ना। इसलिए क्या किया, अम्बेडकर साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे इन्होंने ड्राफ्टिंग किया कि भाई पहले हम प्रियम्बल लगाएंगे, पार्ट वन लगाएंगे, पार्ट टू, पार्ट थ्री, मतलब इन्होंने कहा कि कौन कौन सी चीजों को हम कहाँ कहाँ करेंगे। मतलब मैंने आपको नोट्स लिख कर दे दिए, ये सारी यूनिट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, उनको आपने सिस्टमेटिक तरीके से लिया और बुक को बाइंड कर दिया। वो काम किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें अदर मेंबर्स भी थे। तो आपको ये याद रखना है कि चेयरमैन कौन है और इनके मेंबर कौन है। पहले मेंबर के एम मुंशी, के एम मुंशी। दूसरा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट बी एल मित्रा, बी एल मित्रा, या ऐसे लिख देते हैं बी एल मित्रा। बी एल, बी एल मित्रा ने रिजाइन दे दिया और इनकी जगह एक नए व्यक्ति को चुना गया। उसका नाम है एन 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 माधवराव, एन माधवराव। और जो दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर, एक और व्यक्ति है, वो है टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। इनकी होगी डेथ, इनकी हो गई डेथ, और इनकी जगह एक नया नाम आ गया, डीपी खेता। डीपी खेता, डीपी। आपको ये याद रखना है कि भाई पहले ये सारे मेंबर्स थे, ठीक है। इनकी जगह पर बीएल मित्रा ने क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया समिति से। तो उनकी जगह पर एन माधव राव आ गए। टीटी कृष्णमाचारी जी की डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पर डीपी खेतान साहब आ गए, ठीक है। अब दूसरी कमेटी की बात करते हैं, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी, संघीय सॉरी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक है? दूसरा एक और कमेटी लिखे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय, इस साइड में लिखते हैं यहाँ पर, संघीय संविधान समिति, ठीक है। तीसरा लिखेंगे कमेटी रिलेटेड टू स्टेट्स,
टू स्टेट, राज्यों से संबंधित समिति। राज्यों से संबंधित समिति। ये जो तीनों कमेटी है, एस्पेक्ट, इन तीनों के अध्यक्ष मैं एक ही साथ लिखवा रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो ऐसे ही याद रहेगा, तीनों कमेटी मैंने आपको एक साथ लिखवा दी, इस प्रकार से क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा। अब लिखेंगे दूसरी कमेटी जो इसी में, नेक्स्ट कमेटी। तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ से और मॉडिफाई कर देता हूँ। ये इन तीनों की बात की मैं, है ना। अब लिखते हैं नेक्स्ट कमेटी, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, नियम और प्रक्रिया समिति। नियम और प्रक्रिया समिति। तीसरी कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। संचालन समिति बोलते हैं, संचालन समिति। संचालन समिति, जो ये दोनों हैं, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितनी होगी, तीन इधर हो गई, पांच ही हो गई, और पीछे छह हो गई, है ना। अब दो कमेटी और लिखवानी है बिग कमेटी में, फिर इसके आगे लिखते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको बोलते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। थर्ड, एडवाइजरी कमेटी related to related of fundamental rights and etc etc etc। मूल अधिकार इत्यादि से संबंधित समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे भाई, इन दोनों के अध्यक्ष एक पुरुष, जिसका स्टैचू कहाँ बनाया हुआ है, सरदार सरोवर बांध पर, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो थी हमारी जो 8 मेजर कमेटी थी, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं जो हमारी माइनर कमेटीज रही है, जो छोटी-छोटी कमेटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना? तो जहाँ मेंबर्स की ज़रूरत थी मैंने मेंबर्स लिखवा दिया आपको, जहाँ पर चेयरमैन की ज़रूरत थी, जो जहाँ से जितना पूछा जाता उतना ही लिखवाएँगे, है ना? ज़्यादा लिखवाने से कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पर डालते हैं स्मॉल कमिटीज। स्मॉल कमिटीज, जो स्मॉल कमिटीज है उनकी बात करते हैं। पहली कमेटी, पहला एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, ठीक है। जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो फ्लैग अडॉप्ट किया गया उसकी बात करते हैं। फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। एक केस है नवीन जिंदल वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट केस, 1995। इसका जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कब दिया? 23 फरवरी को, 23 फेब 2004 को। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के नागरिक जब चाहें झंडा फहरा सकते हैं। जब चाहें झंडा फहरा सकते हैं। इसी से पहले एक कोड अपनाया गया था, फ्लैग कोड। फ्लैग कोड कब अपनाया गया? 2002 में। कब अपनाया गया पेरेंट्स? 2002 में इसको अपनाया गया फ्लैग कोड को। फिर इससे आगे की बात करते हैं। जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी जो लंबाई है और जो उसकी चौड़ाई है उसका रेशियो 2:3 के रेशियो में होना चाहिए, 2:3 में होना चाहिए। तो ये तो थी एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग पर रिलेटेड, इससे संबंधित में ये डेटा था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर एक दूसरी कमेटी लिखते हैं, हाउस कमेटी। हाउस कमेटी इसको बोलते हैं सदन समिति। सदन
समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीता रमैया, पट्टाभी सीता रमैया। तीसरी कमेटी है एक वर्किंग कमेटी। वर्किंग कमेटी कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी समिति। जो वर्किंग कमेटी है पेरेंट्स, इसके दो अध्यक्ष वो हैं पीएम पीएम। फिर चलते हैं नेक्स्ट 4 पे, चौथी नंबर, कमेटी ऑन द फंक्शंस। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के कार्य पर समिति, संविधान सभा के कार्यों पर। इसके जो प्रिजाइड किया था, इसके दो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है जीवी मावलंकर। इनका क्या नाम है? जीवी मावलंकर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं। 5th नंबर की लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, इसको बोलते हैं भाषाई प्रांतों पर समिति। भाषाई प्रांतों पर समिति, भाषाई प्रांतों पर समिति। जो इसको प्रेजाइड किया था उस व्यक्ति का नाम है एस के धर। क्या नाम है उस व्यक्ति का? एस के धर। और ये किया था 17 जून 1948, 17 जून 1948। तो कमेटी वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमेटी वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर हो जाता है समाप्त। क्या हो जाता है यहाँ पर? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां से आगे जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी से। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ये कम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से ही चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली जो कमेटी है टाइप्स की मेजोरिटी है वो है सिंपल मेजोरिटी। क्या है? सिंपल मेजोरिटी।
सिंपल मेजॉरिटी। इसी को हम वर्किंग मेजॉरिटी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं। मतलब जहां कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि इस प्रोविजन जो है इसको अमेंडमेंट करने के लिए, मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए, वहां पर लिखी हुई नहीं। अगर वहां देखे तो वहां पर लिखी हुई है, वहां पर स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट तो, लेकिन मान लेते हैं जब मैंने कहा कि जो इंडिया का नाम है उसको नाम चेंज करने का, जब मैंने कहा कि कोई भी प्रोविजन एक्स वाई जेड है संविधान में लिखा हुआ है और उसको अमेंड करना है, लेकिन वहां पर मेजोरिटी मेंशन नहीं है कि कौन सी मेजोरिटी वहां पर रिक्वायर्ड है, तो वहां पर हम कौन सी मेजोरिटी यूज करते हैं? खुद से वर्किंग मेजोरिटी को यूज करते हैं। वर्किंग मेजोरिटी को यूज करते हैं। वर्किंग मेजोरिटी क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। वर्किंग मेजोरिटी होता है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं लोकसभा, दूसरी कंडीशन लेते हैं राज्यसभा। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल मेंबर? 543। और राज्यसभा में 245। कितने मेंबर्स हैं? 245 तो राज्यसभा में है और लोकसभा में 543, 543। मान लेते हैं एब्सेंट कितने हैं? 40। 40 कितने क्या है? एब्सेंट है। और इधर भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं इधर भी 40 मान लेते हैं, इधर भी क्या मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। और एब्सटेन कितनी करते हैं? एब्सटेन का मतलब वोटिंग छोड़ते कितने हैं, मतलब यहाँ पर कह देते हैं 3 लोग में वोटिंग करना नहीं चाहते और यहाँ पर 5 लोग वोटिंग करना, तो टोटल मेंबर्स कितने बचे यहाँ पर? 500 और यहाँ पर 200। तो इस 500 का मोर देन 50%, 50% का मतलब क्या आता है? 1.5, आधा है ना, प्लस क्योंकि मोर देन है तो एक जोड़ देंगे, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर? 251। 251। और सिम यहाँ पर भी ऐसे 200/2 प्लस 1 मतलब कितना? 101। 101 मेंबर। यहाँ पर भी कि अगर कोई बिल आया है लोकसभा में और वहां 545 मेंबर हैं और 40 लोग उस दिन नहीं आए, 40 लोग उस दिन नहीं आए हैं और 3 लोग वोटिंग करना नहीं चाहते, 3 लोग क्या नहीं करना चाहते? वोटिंग करना नहीं चाहते, तो उस दिन कितने बचे टोटल जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है? 500 लोग हैं, तो 500 का हाफ प्लस 1 मोर देन 50% का ये मतलब हो गया। सेम कंडीशन राज्यसभा में भी है। तो ये जो मेजोरिटी है ये सिंपल मेजोरिटी है, जहां कहीं भी संविधान में मेजोरिटी का मेंशन नहीं किया गया है कि इस प्रोविजन को अमेंड करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, वहां पर सिंपल मेजोरिटी को यूज किया जाता है। डन, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट जो हमारी मेजोरिटी है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट मेजोरिटी है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसको बोलते हैं सदन का पूर्ण बहुमत। सदन का पूर्ण बहुमत।
सदन का पूर्ण बहुमत इसको बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द होल हाउस। इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द, मतलब कहने का क्या मतलब है? यहाँ का मतलब है एक फिर से एक अजम्पशन लेते हैं, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। लोकसभा में कितने? 545 और राज्यसभा में कितने? 245। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, कितने लोग वोटिंग करना चाहते हैं और कितने लोग वोटिंग करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब क्या है कि सर मेरे को मतलब है 543 नंबर से, तो 543 का हाफ प्लस वन और 245 का हाफ प्लस वन। मैं सर इतने मेंबर्स की बात जानता हूं जितने भी ये यहाँ पर पास करके आ जाएंगे। अगर इतने मेंबर यहाँ पास कर देते हैं इसको तो बिल पास हो जाएगा। अगर इतने मेंबर्स बिल पास नहीं करते हैं तो बिल डेड हो जाए, कोलैप्स कर जाए, लैप्स कर जाए। ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। अगर संविधान में चेंज किया गया सीटों में तब तो हो जाएगी चेंज, लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी है वो डेली चेंज होती है। तो ये याद रखना है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ में आ गया। एक बार मैं पूरे तीनों तीनों चारों को बता देता हूँ, फिर स्टार्टिंग से तीनों को चारों को सबको एक साथ से बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट मेजोरिटी है हमारी तीसरे नंबर की, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। और ये कहाँ यूज की जाती है? सिर्फ राज्यसभा में यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा की बात, राज्यसभा कितने मेंबर्स हैं टोटल? 245। कितने? 245। मान लेते हैं 5 सीट क्या है? वेकेंट है। 5 सीट क्या है? वेकेंट है। और 10 क्या हो गए? डेड कर गए, डेथ की। तो कितने बचे टोटल? 230, है ना? इतना ही तो बचेगा। तो ये 230 बचा है, इस 230 का हाफ प्लस वन, जितना भी सॉल्व करके आएगा उतने मेंबर्स अगर बिल को पास कर देते हैं तो बिल पास हो जाता है, वरना बिल पास। इसको एक फॉर्म में यहां लिख देता हूं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालते क्या? ये निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज, माइनस
वैकेंसीज। तो इस तरह से निकालते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी को। अब बात करते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी की, विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत होता क्या है? ये तीन टाइप से होता है, थ्री टाइप्स से। तीन टाइप्स कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तीन टाइप्स, पहला डाल देंगे हेडिंग ए, नॉट लेस देन टू थर्ड, नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसे लिखेंगे बी कंडीशन। बी कंडीशन, टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। दो कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए, कौन कौन सी? पहली तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पहली तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरा नॉट लेस देन, नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा, तीसरा जिसमें कंडीशन है, तो पहले इसको कर लेते हैं कि ये यूज कहाँ कहाँ की जाती है ना। जो सेकंड वाली कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने, इसका यूज कर ले, यूज की बात कर लेते, यूज कहाँ कहाँ होती है। पहला, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। दूसरा, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉमा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इस क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स, एंड अदर्स की मतलब जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन सबको पद से हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब जो इसमें सी कंडीशन थी उस पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर की जो कंडीशन, नॉट सॉरी नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ द
हाउस। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूज़ की बात कर लेते हैं, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है पहला? अंडर आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 61 फॉर इम्पीचमेंट या फॉर द impeachment of the president ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को पद से हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो तीनों प्रकार की मेजोरिटी को फिर से मैं समझा देता हूँ। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है इसको वर्किंग मेजोरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी मेजोरिटी के बारे में जिक्र किया गया है तो वहां पर हम कौन सी मेजोरिटी यूज करते हैं? सिंपल मेजोरिटी को यूज कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि उस समय कितने लोग वहां पर प्रेजेंट है और कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, उनका 50% से अधिक। जैसे लोकसभा की बात की तो 543, मान लेते हैं उस दिन 40 सदस्य एबसेंट थे और 3 सदस्य ने क्या कहा, वो इंटरेस्ट नहीं थे, वो ने कहा कि सर हम वोटिंग करना नहीं चाहते। टोटल कितने? 500। तो 500 का हाफ प्लस वन, तो सिंपल मेजोरिटी हो जाता है। तो आसान है। दूसरे की बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मतलब क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो संविधान में लिखा हुआ है, टोटल स्ट्रेंथ की इतनी सीट्स वहां होंगी, इतनी सीट्स वहां होंगी, उनका ये मतलब नहीं है कि कितने लोग वहां पर आए हैं, कितने लोग वहां पर नहीं आए हैं, कितने लोगों ने वोटिंग कर रहे हैं, कितने वोटिंग नहीं कर रहे हैं, उस बात से मतलब नहीं होता। यहाँ सिर्फ मतलब है कि 543 का हाफ प्लस वन होना चाहिए, और राज्यसभा की बात करूं तो 245 का हाफ प्लस वन होना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारी मेजोरिटी है वो है इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। इसमें क्या कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्टैंड, मान जैसे लोकसभा सब कहाँ यूज की जाती है? राज्यसभा में यूज की जाती है। जैसे कि 245 सदस्य हैं टोटल राज्यसभा में, मान लेते हैं 5 वेकेंट है और 10 लोगों की क्या होगी? डेथ होगी, डेथ हो गया तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 15। तो 245 में से 15 घटा देंगे, इफेक्टिव स्टैंड निकल आएगी, और फिर उसका हाफ प्लस वन, जितने मेंबर्स आएंगे, मैंने नहीं किया कैलकुलेशन, जरूरत भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ है। फिर इसके आगे चलते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी। इसमें 3 कंडीशन है। पहला कि नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे सिंपल मेजोरिटी में कितना था? 50% से ज्यादा। सेम कंडीशन यही वहां भी यही है, कितने लोग वहां पर एब्सेंट है, लोग वोटिंग नहीं दे रहे हैं, वही सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पे 66% की बात करेंगे। और जो दूसरी कंडीशन, यहाँ पर भी 2 कंडीशन है। पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा पास होनी चाहिए, फिर नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये यूज किया जाता है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसी को चेंज करना हो, लिख देता हूं यहाँ पर, अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर जो संविधान बदलने की प्रक्रिया है, अगर उसी को चेंज करना है आपको, तो सेकंड वाली कंडीशन होनी, या आपको हाई कोर्ट के जज को हटाना है, या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, या फिर कैग को हटाना है, या फिर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है, या जितने भी हमारे संवैधानिक पोस्ट वगैरह हैं उनको हटाना है, तो उनको ये यूज किया जाता है। ऐसी क्या है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। जैसे 543 है, 543 का 2/3, वहां मतलब नहीं है कि कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, कितने लोग वहां पर नहीं आ रहे, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है इस पर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसकी पीडीएफ वगैरह आपको भेज दूंगा, आप को अच्छे से पढ़ना। पॉलिटी की क्लास 5 है। चलो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट होने में दिक्कत आ रहा है कुछ 1-2 दिन से। 59
चलो फिर ये मैं भेज दूँगा, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।